वीडियो था क्लास 8 में, तो हमने ये देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल क्या क्या है। ठीक है, वो सारा डिस्कशन पिछले वीडियो में हो गया था कि किस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका किस तरह से वो बना, कितने सारे लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, ये सारा डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और इसके बाद जो हमने डाला था यूट्यूब का वीडियो जिसमें कि ये प्रिम्बल्स को बताया गया था कि प्रिम्बल्स में जो बहुत सारे वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, है ना, सोशलिस्ट, ये सब जो वर्ड यूज किए गए हैं तो उसके मतलब क्या है वो यूट्यूब का वीडियो मैंने डाला था। आई होप कि आपने वो सारा समझ लिया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है उसमें तो आप फिर से वो क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो, हम फिर से उसका मीनिंग बता देंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो है की फीचर ऑफ पावर, की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मुख्य जो विशेषताएं हैं वो क्या है। ठीक है, तो मुख्य विशेषताएं वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम 4-5 को यहाँ पे डील करने वाले हैं। जैसे कि फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सेकुलरिज्म है और फंडामेंटल राइट्स है। तो ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम सारी चीजों को एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वह है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद या संघीय व्यवस्था, है ना। इंडिया हैज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, संघीय व्यवस्था वाला गवर्नमेंट है। इसका मतलब ये कि आवर कंट्री इज गवर्न एट 2 लेवल, यानी कि एक ऐसा देश जहां एक से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट हो उसको हम फेडरल कंट्री कहते हैं। तो हमारे यहाँ 3 लेवल में गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, पूरे देश के लिए एक सरकार। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट। तीसरा क्या है? तीसरा है लोकल गवर्नमेंट, है ना। लोकल गवर्नमेंट जिसको भी हम स्थानीय सरकार कहते हैं। पंचायत वगैरह जो होता है, गांव में पंचायती व्यवस्था और शहर में वो नगर निगम जिसमें कि मेयर वगैरह होते हैं, तो वो स्थानीय सरकार उसको कहा जाता है। तो हमारे यहाँ 3 लेवल का गवर्नमेंट है और तीनों का इलेक्शन होता है। तो इसलिए इंडिया क्या है, एक फेडरल फॉर्म वाला देश है जहां पर कि 1 से ज्यादा लेवल के गवर्नमेंट है। और यहाँ पे एक बात और समझना होगा कि बोथ सेट्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर पावर। और सभी सेट जो है गवर्नमेंट के, चाहे वो यूनियन लेवल के हों यानी कि केंद्र सरकार हो, या स्टेट लेवल के हों या लोकल गवर्नमेंट, सबका अपना अपना अलग पावर है। और ये पावर किसी ने किसी को दिया नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट इनको ये अधिकार मिला हुआ है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया गया है, क्योंकि ये पूरे देश के लिए होता है। पूरे देश की सुरक्षा का जो मामला होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और इसीलिए इस नजरिए से थोड़ा इनको ज्यादा पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और राज्य सरकार को अपना अलग पावर है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बात है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानेंगे और स्टेट गवर्नमेंट का बात सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानेंगे। सब में कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों एक दूसरे का लॉज का जो वो लिमिटेशन है दोनों उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो अब एक सवाल आता है कि आखिर इस फेडरलिज्म का जरूरत क्या था। इसका जरूरत था खास करके भारत जैसे देश में, जहाँ की
बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ रहते हैं। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर कि कुछ ही किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाता है, रहन सहन कल्चर बदल जाते हैं। और इतने विशाल देश में इतने सारे कम्युनिटी को एक लेवल के गवर्नमेंट संभाल नहीं सकते। कैसे उसको एक लेवल का गवर्नमेंट या एक व्यक्ति इसको शासन कर सकता था, ये इम्पॉसिबल था। इसीलिए यहाँ पे पावर को शेयर किया गया अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए जरूरी हो गया कि एक से ज्यादा लेवल की सरकार यहाँ हो। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट स्पेसिफाई द लॉ मेकिंग पावर ऑफ ईच टाइप। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पष्ट कर दिया है कि कौन सा लेवल किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे और कौन सा लेवल कौन कौन से सोर्स से पैसे प्राप्त करेंगे। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से टैक्स लेंगे, देश को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी ना, तो पैसे कहाँ से लाएंगे, तो वो टैक्स कहाँ से लेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति से सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी ले रहा है और सभी ले रहे हैं, तो इस तरह से दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग विषय विभाग बांट दिया गया कि कहाँ से कौन टैक्स लेगा, कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, कहाँ से स्टेट गवर्नमेंट लेगा और कहाँ से लोकल गवर्नमेंट लेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कर दिया गया है कि कहीं कोई विवाद ना हो। यहाँ पे आप देखोगे कि 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर में वो विषय रखे गए हैं जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में वो विषय रखे गए हैं जिस पर कि सिर्फ राज्य कानून बना सकता है। और कंकरेंट लिस्ट में वैसे विषय को रखा गया है जिसमें कि सिर्फ दोनों यानी कि स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन एक ऐसा विषय है जो कंकरेंट लिस्ट में है जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। क्लास 10 में हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सारा उसमें और ज़्यादा जानकारी होगा। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा आपको कंसेप्ट दिया गया है कि फेडरलिज्म के बारे में आप थोड़ा जानें। नेक्स्ट जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ पे 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में राष्ट्रपति हेड होते हैं, पूरा मालिक देश का वही होता है, वही सारा चीज करते हैं। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, वहाँ राष्ट्रपति ही सर्वोसर्वा होते हैं। लेकिन जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है वहाँ प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म की विशेषता क्या है, यहाँ इलेक्शन होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है, यानी कि सभी लोगों को वोटिंग राइट, 18 और एबव के जितने भी लोग हैं सबको वोटिंग राइट मिला हुआ है। और हम यहाँ अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठते हैं या लेजिस्लेचर में बैठते हैं, विधानसभा में यानी राज्य के लेवल पर विधानसभा और देश के लेवल पर पार्लियामेंट। वहाँ पे हमारे जो हमने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है वो वहाँ जाते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और जिसे हमने चुन के भेजा है जिस रिप्रेजेंटेटिव को, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है। अगर हमारी कोई समस्या होती है तो वो उसका समाधान ढूंढते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये हो गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा की फीचर है। तीसरा है सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे यहाँ किसी भी एक सरकार मतलब कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी एक ऑर्गन के पास पावर नहीं सीमित रहता है। हमारे यहाँ
जो गवर्नमेंट होते हैं उसके 3 ऑर्गन होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर उसको कहते हैं जैसे कि हमने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना तो वो लेजिस्लेचर बनाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर बनाए या स्टेट लेवल पर बनाए। सेंट्रल लेवल पर उसको एमपी कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, और स्टेट लेवल पर एमएलए कहा जाता है। एक्जीक्यूटिव में वैसे ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। इसने जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करते हैं? एक्जीक्यूटिव करते हैं। जो लॉज बनाया ये लॉ बनाते हैं, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करने का काम एक्जीक्यूटिव का होता है। लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, इंप्लीमेंट एक्जीक्यूटिव करते हैं। एक्जीक्यूटिव में कौन लोग होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग लॉ, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, मिनिस्टर हो गया, डीएम हो गया, पुलिस फोर्स, एसपी वगैरह जितने भी हैं जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। हम आगे के क्लास में जानेंगे और कि इसमें 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। जो लीडर्स लोग होते हैं वो टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव होते हैं और डीएम वगैरह जो होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। जुडिशरी अदालत जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब जो कोर्ट्स होता है जो लॉज को वायलेट करते हैं उसके लिए पनिशमेंट देने की व्यवस्था ये जुडिशरी का है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सरकार के 3 अंग हैं, तीनों का पावर बराबर है और सब एक दूसरे पर कंट्रोल करते हैं। और जो नेक्स्ट सेक्शन है स्टूडेंट वो है सेकुलरिज्म। इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। इसके मतलब ये हुआ कि नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस मैटर, राज्य या देश का धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ना होना, ये सेकुलरिज्म है। ए स्टेट which does not officially promote any one religion as the state religion, राष्ट्र देश का कोई धर्म नहीं होता है। हमारे यहाँ खास करके इंडिया में हम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पे चलते हैं। ऑफिशियली हमारा कोई यहाँ का राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी लोगों को धर्म को मानने की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति जो धर्म मानना चाहता है उसे पूरी आज़ादी होती है। नो रिलीजन इज गिवन एक्स्ट्रा बेनिफिट, किसी भी धर्म को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है सरकार के तरफ से, और ना ही किसी धर्म को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो ये धार्मिक मामले में हमारे यहाँ लोग पूरी तरह से स्वतंत्र है। जिनका जो इच्छा है, जो जिस धर्म को मानने का है, जिसमें आस्था है वो उसको माने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब है जो नेक्स्ट हमारा एक की फीचर बच गया है वो फंडामेंटल राइट्स है। उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तब तक के लिए ये आप इसे सारा चीज आप दिमाग में रखना, और ये लास्ट अगला जो वीडियो होगा वो लास्ट होगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।